हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल मंत्रा में। मैं पूर्ण प्रकाश। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको हम लोग सोम के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, आपको पता है कि हम लोग बात करते करते हम लोग यूनिट 4 आज हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि यूनिट 4 की हमने 3 वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने अपलोड किया। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने प्रिंसिपल स्ट्रेन के बारे में बात किया और पार्ट 3 में हमने थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में बात किया। अब पार्ट 4 जो है वो हम बात करेंगे यहाँ पे आकर के कॉलम्स एंड स्टड के बारे में। जी हाँ साथियों, हो सकता है आप कभी पुराने सिलेबस देख रहे हो तो मत देखिएगा, क्योंकि ये जो कॉलम एंड स्टड्स है, ठीक है, वो हमारा यूनिट 4 में आ चुका है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा नया सिलेबस है वो हमारा है BCE 40, जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो यदि आप भी पुराने वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो मत देखिए। अब हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स हम यहाँ पे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश ये भी है कि आपके कॉलेज में, आपके स्टूडेंट ग्रुप में जो भी वीडियो देखा जा रहा है, उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल पर देखा जा रहा होगा, ठीक है, तो अपने ग्रुप में ये न्यू सिलेबस का वीडियो एक बार शेयर जरूर कर दें और उनको बता दें कि न्यू सिलेबस का वीडियो सिविल मंत्रा के चैनल पर हमारा अवेलेबल है और वहाँ पे देखें। ठीक है, पुराने सिलेबस वो कंफ्यूज मत हो। तो आज हम जो कवर करने वाले वो हमारा कॉलम एंड स्टड्स है। ठीक है, कॉलम क्या होते हैं, स्टड्स क्या होते हैं, इसमें अलग अलग थ्योरीज क्या हैं, इसके न्यूमेरिकल थोड़े सिंपल न्यूमेरिकल देखेंगे, लॉन्ग न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे, थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि साथ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल देखेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा और जो हमारे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल हैं उसके भी। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं यूनिट 4 और पार्ट 4 का ये वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो हम होल्ड करेंगे इसी तरह। चलिए ठीक है, ओके। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा जो आज का टॉपिक है होने वाला है, वो होने वाला है क्या, कॉलम एंड स्टड्स का। ठीक है, आप सब कई सारे साथी कॉलम से जानते होंगे। ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ में यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या फिर कहीं घर बनते हुए देखे हो तो कॉलम्स आप जानते हैं। बट हो सकता है ये स्टड जो वर्ड है ये आपके लिए नया हो, तो उसको आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो कॉलम आप क्या बोलते हैं, क्या आता है जब आप कॉलम लेते हो या घर बनते बोलते हैं ना, यहाँ पे एक कॉलम होगा, एक कॉलम यहाँ पे दे देंगे, तो क्या होता है, एक वर्टिकल मेंबर होता है ना, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना, जो आप सीधे सीधे लेते हो जिस पे लोड आता है ना, तो सेम चीज़ वही है, आप वही समझिए। कॉलम क्या एक वर्टिकल मेंबर ही है। ठीक है, स्टड्स क्या है, स्टड्स भी एक मेंबर है। बट देखिएगा, अब हम ये बोल सकते हैं, पहले हम स्टड्स की बात करें। स्टड्स वो मेंबर हैं, ठीक है, जिन पे एक्सियली कंप्रेसिव लोड आता है। कौन सा, एक्सियली बात की हमने, और क्या बात किया, एक सही है, सॉरी इसको समझ लीजिएगा, एक्सियली और क्या, कौन सी कंप्रेसिव लोड आता है। ठीक है, जिन पर हमारा एक्सियली कंप्रेसिव लोड आ रहा है उनको हम स्टड्स बोलते हैं। बट उसमें से भी क्या होता है, कुछ हमारे मेंबर ऐसे होते हैं जो वर्टिकल होते हैं और उन पे अगर हमारा कंप्रेसिव लोड आ रहा है तो उनको हम बोलते हैं कॉलम्स, और वो वर्टिकल होकर के यदि किसी एंगल पे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्या, स्टड्स। ठीक है, इसी चीज़ यहाँ पे मैं बोल रहा, देखा, कॉलम और स्टड इज डिफाइंड एज मेंबर स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ठीक है, चाहे कॉलम हो चाहे स्टड हो, दोनों पे कौन सा लोड आएगा, वहाँ पे आएगा एक्सियल कंप्रेसिव लोड। तो पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है, यदि मेंबर क्या है, हमारा वर्टिकल है और दोनों तरफ से फिक्स है, घर पे देखते हो ना, नीचे हमारा जमीन में फिक्स होता है और ऊपर भी हमारा वो पूरा फिक्स होता है, वो जॉइंट आप जानते हो ना, फिक्स हिंज मैंने बताया था। ठीक है, वो आपको मैकेनिक्स में पढ़ लिए होंगे, तो वो फिक्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, वहाँ पे अगर एक्सियल कंप्रेसिव लोड आ रहा है तो इनको हम बोलते हैं कॉलम। जैसे हमारा हो गया वर्टिकल पिलर बिटवीन द रूफ एंड फ्लोर और रूफ के बीच जो हमारा मेंबर पिलर होता है ना, जिसको बोलते हैं कॉलम, वो हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, कॉलम्स होता है। अब आगे भी वही चीज़, जो मेंबर है वो हमारा वर्टिकल ना होकर के किसी एंगल पर है और जो उसके एंड्स हैं वो हिंज हैं या फिर पिन है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं स्टड। ठीक, जैसे हमारे हो गए कनेक्टिंग रॉड हो गए, पिस्टन रॉड हो गई। आइए हम इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी अगर हमारे पास कोई लोड आ रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है लोड यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, ऐसा वर्टिकल मेंबर है। ठीक है, वर्टिकल मेंबर है, इस पे कौन सा, इसको क्या बोलेंगे, हम कॉलम बोलेंगे। बट इस वाले केस में देखिए ये क्या है, दोनों तरफ से क्या है, हिंज है। ठीक है, और इस पे क्या हो रहा है, ये किसी एंगल पे है, या फिर हम हॉरिजॉन्टल लेंगे तब ये किसी एंगल पे होगा, तो हम इस मेंबर को बोलेंगे स्टड्स। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा था। आपको अलग अलग फिगर मिल जाएंगे नेट्स पर। ठीक, कॉम्प्लेक्स फिगर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ ऐसे फिगर मिल जाएंगे जहाँ पे आप ट्रस बना हुआ देख सकते हैं। ठीक है, आप ट्रस बने हुए मेंबर भी फिगर भी देखे होंगे।
ठीक है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे लोड लग रहा होगा तो उसमें भी आपको ट्रस्ट मेंबर को वहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए। मैं आपको एक सिंपल से डायग्राम बता दिया क्या है कॉलम और क्या है स्ट्रट्स, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलम फेल किस किस कंडीशन में हो सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कौन सा लोड आ रहा है, डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड आ रहा है, ठीक, क्या कंप्रेसिव लोड आ रहा है। तो इस लोड के कारण क्या क्या फेलियर हो सकते हैं वो देखिए, ठीक है। ये अब क्या हो सकता है, यहाँ पे कॉलम डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस में फेल हो सकता है, या फिर बकलिंग में फेल हो सकता है, या फिर कंबाइंड या डायरेक्ट स्ट्रेस और बकलिंग दोनों में फेल हो सकता है। इन तीनों केसों को मैं आज इस वीडियो में पढ़ूंगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट कंप्रेसिव तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या, शॉर्ट्स, हाँ, जब डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करते हैं वहाँ बात करते हैं किसकी, शॉर्ट्स कॉलम की। जब बकलिंग की लोड की बात करते हैं वहाँ हम बात करते हैं लॉन्ग कॉलम की, ठीक है, और इसमें मिक्स होता है। और जब शॉर्ट्स कॉलम की बात करते हैं, ठीक, तो वहाँ पे पढ़ते हैं क्या, यूलर, सॉरी, डायरेक्ट कंप्रेसिव होता है वहाँ पे शॉर्ट कॉलम, यहाँ हम पढ़ते हैं हम क्या, क्रशिंग पढ़ते हैं, क्या, क्रशिंग पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो फार्मूले की बात करते हैं वो रैंकाइन फार्मूला बात करते हैं, ठीक है। जब लॉन्ग कॉलम की बात होती है तो हम वहाँ पे क्रिपलिंग या बकलिंग पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, बकलिंग, या फिर क्या पढ़ते हैं, क्रिपलिंग जिसको बोलते हैं। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं यूलर फार्मूला की, ठीक है। जब मैं बात करूँ यूलर्स की तो आप समझिएगा हम अभी लॉन्ग कॉलम की बात करें जो बकलिंग में फेल हो रहा है, और जब मैं रैंकाइन फार्मूले की बात करूँगा तो समझिएगा ये क्रशिंग में फेल होता है, वो हम बात कर रहे हैं शॉर्ट्स कॉलम की, ठीक है। अब क्यों होता है, क्या होता है, मैं सारी चीज़ें बाय द वे वन बाय वन मैं डिस्कस करते चलूँगा। चलिए थोड़ा हम आगे चलते हैं, समझते हैं, ठीक है। तब देखिए फेलियर ऑफ शॉर्ट्स कॉलम, ठीक है, शॉर्ट कॉलम में कौन सा फेलियर होता है। देखिए एक छोटा सा कॉलम है, अब हम यहाँ पे देखिएगा कॉलम है, कॉलम में कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उस पर कुछ लोड आ रहा है, तो उस पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा, P/A, ठीक है। अब सिंपल सा गया ना, स्ट्रेस क्या हमारा, इसको स्मॉल पी से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, आप सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, P हमारा जो लोड आ रहा है कंप्रेसिव लोड, A हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम, ठीक है, या मेंबर। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे से हम लोड बढ़ाना स्टार्ट करते हैं जीरो से। तो एक लोड ऐसा आएगा यहाँ पे जिस पर, या फिर कहें एक स्ट्रेस ऐसा डेवलप होगा जहाँ पर ये क्या होगा, मेंबर वो फेल हो जाएगा, ठीक है। जिस पॉइंट पर हमारा कॉलम फेल हो रहा है, ठीक है, और ये फेल कैसे होगा, ये क्रशिंग, इसको जो फेल होता है ना उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं क्रशिंग करना, मतलब क्रश हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट से तो यहाँ पे क्रश हो जाता है। तो जिस पॉइंट पर हमारा मेंबर क्रश हो रहा है उसको बोलते हैं हम, लोड को बोलते हैं क्रशिंग लोड, और जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मानते हैं हमारा जो PC है, ये P यहाँ पे था, नॉर्मल लोड मैंने बात किया था। अब जिस पॉइंट पर अगर हमारा क्रश हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, क्रशिंग लोड। तो ये क्रशिंग लोड हो गया, सिग्मा से हमारा क्रशिंग स्ट्रेस हो गया, जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है विद इन द मेंबर, एरिया उसका है क्रॉस सेक्शन ऑफ द, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेंबर। तो हमारा जो क्रशिंग स्ट्रेस होगा सिग्मा C वो हम देंगे किससे, PC/A से, ठीक है। और जो है जब हम बात करूँ ना, जैसे मैंने बताया कि जो शॉर्ट्स कॉलम होते हैं वो फेल होते हैं क्रशिंग पर, ठीक। तो आपको शॉर्ट्स कॉलम में दो चीज़ें भी पता चल गई ना, शॉर्ट्स कॉलम पे जो फेल होते हैं शॉर्ट्स कॉलम हो गए, और शॉर्ट्स कॉलम जो फेल होते हैं वो क्रशिंग में फेल होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब आइए बात करते हैं लॉन्ग कॉलम कैसे फेल होते हैं। और लॉन्ग कॉलम देखिएगा, ये समझिए लॉन्ग कॉलम मतलब काफ़ी लंबे हैं, जिनके एक जब लॉन्ग का नाम पढ़ते हैं ना तो उसमें लगता है ना, एक मन में आता है कि इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, तो बिल्कुल लंबाई हमारी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग कॉलम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है और एंड लेंथ सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड PS, यहाँ पे दिखाया गया, कोई दिक्कत नहीं। कॉलम इज नोन एज लॉन्ग कॉलम इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज कंपेरिजन टू इट्स लिटरल डायमेंशन। देखिए एक हो गई लिटरल डायमेंशन, क्या हो गया, एक लेंथ जो है, जो कॉलम की लेंथ है, अगर उसकी जो लेटरल मतलब की विड्थ हो गई उससे काफ़ी कंपेयर टू काफ़ी ज़्यादा है तो उसको हम लॉन्ग कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और ये बेंडिंग में फेल होते हैं, ठीक, जिसको हम बकलिंग जानते हैं, जिसको बकलिंग बोलते हैं। देखिएगा या ठीक है, देखिए अब इसको थोड़ा सा आप देखते होंगे, आप कोई स्टिक लीजिए, ठीक है, आपको गांव में या फिर जब खेलते हो उसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, बीच में ऐसे वो टाइप के धनुष कार का बन जाता है ना, वो कर्वेचर देखने को मिल जाता है। तो ये है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का शेप देखने को मिलता है, ठीक है। इस शेप में कॉलम में ये ऐसा शेप बन रहा है तो उसको बोलते हैं बकलिंग। क्या बोलते हैं उसको, बकल करना, बकलिंग, ठीक है, या फिर क्रिपलिंग भी बोलते हैं इसी को। आप नाम सुनोगे क्रिपलिंग का, ठीक है, तो इसको या क्रिपलिंग, सॉरी इसको तो बकलिंग बोलते हैं और लोड को हम क्या बोलते हैं, क्रिपलिंग। तो
द लोड एट विच कॉलम जस्ट बकल्स, मतलब जैसे ही थोड़ा सा अपने शेप से थोड़ा सा इसेंट्रिक होने लगता है, यहाँ पे तो इसेंट्रिक मतलब कि एक्सिस से थोड़ा सा दूर हटने लगता है, एक्सिस इसका चेंज होने लगता है, तो सोचिए उसको बोलते हैं क्या, बकलिंग। और उस लोड को हम बोलते हैं बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड या फिर क्रिपलिंग लोड। तो आपको लॉन्ग कॉलम में बकलिंग लोड बोला जा सकता है, क्रिटिकल लोड बोला जा सकता है, क्रिपलिंग लोड बोला जा सकता है। ठीक है, एक टर्म और आता है, एक चीज स्टेटमेंट समझिएगा आप, बकलिंग लोड जो होता है वो क्रशिंग लोड से, ठीक है, कम होता है। ठीक है, क्रशिंग लोड काफी ज्यादा होता है जो शार्ट्स के लिए होता है, बकलिंग लोड हमारा क्या होता है, कम होता है। ठीक, ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, बकलिंग लोड इसलिए हमारा कम होता है क्योंकि यहाँ पे लेंथ हमारी ज़्यादा होती है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर देखते हैं, टर्मिनोलॉजी समझते हैं और इसमें क्या चीज़ है वो समझते हैं। ठीक, हमारे ये एल है, यहाँ से यहाँ एक कॉलम की एक लेंथ है एल, फिर हमने उस पर कंप्रेसिव लोड है जिसके कारण हमारा कॉलम बकल हो रहा है। ए मेंबर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है, और ये क्या है कि जो एक्सिस से, ठीक है, जो मैक्सिमम बेंडिंग है वो एक्सिस से कितने दूर पर है, सेंटर से कितना दूर है, वो डिस्टेंस है हमारा क्या, ए। मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ द कॉलम एट द सेंटर, कितना बेंड हो रहा है, कितना मूव हो रहा है, वो चीज़ हमारा क्या है, ए। और सिग्मा जीरो इसको बोल रहे हैं स्ट्रेस ड्यू टू द डायरेक्ट लोड, इस लोड का कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, पी बाई ए, क्योंकि हमारा लोड क्या है यहाँ पे पी है। और सिग्मा बी क्या होगा, स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है, एक बार क्या होगा बेंड भी होगा इसी के कारण, तो बेंडिंग स्ट्रेस होगा। अब बेंडिंग कितना होगा देखिएगा, तो साथियों आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक इसेंट्रिक, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है कि बेंडिंग आ रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट अगर बात करें, मूवमेंट होगा वहां पे क्या होगा, एम इक्वल टू पी इंटू जो डिस्टेंस आ रहा है वो ई होगा। ठीक है, अब आपने एक बेंडिंग इक्वेशन पढ़ रखी है, वो क्या है देखिए, सिग्मा अपान वाई इक्वल टू एम अपान आई, ये आपने पढ़ रखा है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा क्या है, बेंडिंग है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिग्मा बी की, तो यहाँ पे और यहाँ पे रख देंगे हम एम इक्वल टू पी इंटू ई। ठीक है, तो जो फार्मूला बनेगा वो हमारा क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू पी इंटू ई इंटू वाई अपान आई। ठीक है, अब जो है हमारा, अब इस कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है, क्या, सिग्मा इक्वल टू पी इंटू ई अपान आई डिवाइडेड बाई वाई। तो जी आई बाई वाई है, ठीक है, जो आई बाई वाई है इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ सेक्शन। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम जेड से, आई बाई वाई इक्वल टू हमारा क्या है, ये सेक्शन मॉडुलस, इसको लिखते हैं हम आई बाई वाई। तो हम देखते हैं इसको जेड से डिनोट कर दें। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा पी ई इंटू जेड। ठीक है, तो हमारा सिग्मा स्ट्रेस जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द कॉलम इनटू द सेंटर, तो हमारा क्या है, पी ई बाई जेड, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या, पी ई इंटू वाई अपान आई। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा क्या हुआ, हमारा बेंडिंग स्ट्रेस हुआ। तो इससे हमारा, मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा क्या क्या आएगा, दो स्ट्रेस आएगा। एक हमारा आ रहा है कौन सा, बेंडिंग स्ट्रेस, एक आ रहा है डायरेक्ट स्ट्रेस। तो हमारे पास देखिएगा दो कंडीशन होगी, मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो जब हमारा टोटल जो स्ट्रेस होगा या फिर कहीं मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, वो होगा हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, ये हमारा वो टोटल स्ट्रेस, और इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, और वहीं पे अगर मिनिमम स्ट्रेस की बात करें तो मिनिमम स्ट्रेस क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस क्या हुआ, पी बाई ए, और यहाँ पे हमारा बेंडिंग स्ट्रेस क्या हुआ, पी ई बाई जेड। ठीक है, इसको भी हम और सरल करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस हमारा पी ई बाई जेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, मिनिमम स्ट्रेस क्या होगा। सिंपल सा, अभी आप एक दो फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस होता है हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा एक फार्मूला जो हमारा बकलिंग वाला जो लॉन्ग कॉलम में दिया जाता है, वो यूलर ने फार्मूला दिया है, उसको हम थोड़ा उसके जंक्शन देख लेते हैं। उसका फार्मूला क्या है, डेरिवेशन उसमें बोला नहीं गया, यूलर फार्मूला का, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं बताने वाला, तो आप फार्मूला बता दूंगा ताकि आप क्वेश्चन कर पाओ। तो जो यूलर्स ने लॉन्ग कॉलम के लिए या फिर बकलिंग ऑफ कॉलम के लिए जो फार्मूला दिया, उसके जो एजम्पशंस हैं वो देखिएगा। पहला बोला गया कि जो कॉलम है वो इनिशियल परफेक्ट स्टेट एंड द लोड इज अप्लाइड एक्सियली, मतलब कि एक्सियली मतलब साथियों जो उसका एक्सिस है ना, उस पर लोड अप्लाई हो रहा है, और जो मेंबर है सीधा है। ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी सीधा रहेगा। ठीक है, जो एक्सिस है उसका बिल्कुल सीधी है, और द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट से लेंथ, मतलब कि जो उसका डायमेंशन है वो सेम है, ऐसा नहीं कम ज़्यादा था। आप ये बोतल देखो,
क्या इसका क्रॉस सेक्शन सेम है? नहीं, देखिए इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कम है, ज़्यादा है, कम है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो वहाँ बोला गया कॉलम आप देखते होंगे जब आप कॉलम लगाते हो वहाँ देखिए 9 इंच का पिलर ले जाते हो तो 9 इंच पूरा होता है, उसको आप बोल सकते हो वो स्ट्रेट है और क्रॉस सेक्शन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। और जो है उसका मटेरियल क्या होना चाहिए, जो हमारा मेंबर है या फिर कहें कॉलम मटेरियल वो परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। इलास्टिक जानते हो ना, मतलब लोड हटाएं तो अपने ओरिजिनल स्टेट में फिर से आ जाए। होमोजीनियस मतलब कि उसका जो मटेरियल हो सेम हो, ठीक, उसमें किसी प्रकार का एडमिक्सचर या फिर अलग अलग मटेरियल का ना बना, मतलब कि स्टील का तो स्टील का ही हो, कंक्रीट का कंक्रीट का ही हो, ठीक है, इस प्रकार से। और आइसोट्रॉपिक हो, मतलब कि क्रॉस सेक्शन और चाहे जिस तरह से अगर लोड अप्लाई करें तो सेम बिहेवियर हो उसका, और हुक्स लॉ को ओबे करता हो। ये जंक्शन से साथियों आ जाता है आपको 2 नंबर पे लिखने के लिए, ठीक है। तो राइट द जंक्शंस ऑफ द यूलर्स कॉलम थ्योरी, तो आपको लिखना पड़ेगा, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। 3 ये हो गए, मतलब पहला क्या है, स्ट्रेट हो, ठीक है, लोड एक्चुअली अप्लाई हो रहा हो, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, जो मटेरियल हो वो क्या हो, इलास्टिक हो, होमोजीनियस हो और आइसोट्रॉपिक हो, और हुक्स लॉ को ओबे करता हो। और बोला क्या, द लेंथ ऑफ कॉलम इज वेरी लार्ज इज कंपेयर्ड टू लेटरल डायमेंशन, मतलब कि लॉन्ग कॉलम हो, सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बोला गया कि ये लॉन्ग कॉलम बात कर रहा है, कॉलम कैसा हो, लॉन्ग हो, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेस। अब यहाँ बोला गया कि यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है वो बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब कि ये जो यूलर फार्मूला हो डायरेक्ट हमारा बेंडिंग स्ट्रेस के लिए उन्होंने बताया, ठीक, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए उन्होंने निकाल रखा है, ठीक। द कॉलम विल फेल बाय बकलिंग अलोन, मतलब जैसे डायरेक्ट स्ट्रेस बिल्कुल छोटा है, ठीक है, बिल्कुल कम है, तो जो हमारा कॉलम फेल होगा वो किसमें, बकलिंग में फेल होना चाहिए। और सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज नेग्लिजिबल, ठीक है, और सेल्फ वेट कॉलम हमारा नेग्लिजिबल होना चाहिए। साथियों मैं आगे बढ़ूँ इसके बारे में बता देता हूँ, ये मैं जो बुक रिफर कर रहा हूँ ना, ये जो आर.के. बंसल की है, ठीक है, आर.के. बंसल की जो बुक है मैं वो रिफर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई एरर ना हो और आपको अच्छी चीज़ें मिलें, ठीक है। आप अलग अलग चैनल पर देखोगे अलग चीज़ें मिलेंगी, यदि आप बुक को रिफर कर रहे हो ना तो आपको वो चीज़ें सेम मिलेंगी और एज इट इज मिलेगी। तो मैं एरर फ्री रहने के लिए मैं आपको ये बुक फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो करेंगे तो आपको सेम चीज़ मिलेगा, ठीक। ये थोड़ा चलते हैं, देखिए यूलर ने फार्मूला क्या दिया है, ठीक है। इन्होंने फार्मूला दिया जिसको हम क्रिपलिंग लोड बोलते हैं, इससे हमारा क्या होता है, क्रिपलिंग लोड निकालते हैं, क्रिपलिंग लोड, ठीक है, या फिर बोले बकलिंग लोड, ठीक है। उन्होंने फार्मूला दिया पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। अब इसमें क्या है, कंफ्यूज होंगे, पाई वैल्यू आप पता है, ई पता है आपको, इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा हम आई मिनिमम रखते हैं, क्या, आई मिनिमम लिख सकते हो आप, और हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि जो कॉलम अगर फेल होगा तो उसे फेल होगा जिसके लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, इसलिए हम आई मिनिमम लेकर चलते हैं। एल ई हमारा है इफेक्टिव लेंथ, ठीक, एक्चुअल लेंथ नहीं है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है, और एल क्या है हमारा, अगर हम कहीं एल की बात करें तो एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम है। अभी मैं आपको बताऊंगा इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, वो एज पर द इंड कंडीशन, मतलब कि जो कॉलम है वो दोनों तरफ हिंज है, दोनों तरफ फिक्स है, एक तरफ हिंज है एक तरफ फ्री है, उसके साथ हमारा एक्चुअल लेंथ सॉरी इफेक्टिव लेंथ हमारा चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो कंसिडर किया वो कंसिडर किया गया, यहाँ पे वो कंसिडर किया गया है हमारा इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, ये आपको कन्फर्म होना चाहिए। तो पी हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे क्रिटिकल लोड निकल के आएगा, ई हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या है, आई द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉलम क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब देखिएगा इन कंडीशन क्या है, क्या हो सकती है, कॉलम हमारा सकता है एक तरफ फिक्स हो सकता है, दूसरी तरफ फ्री हो सकता है, ठीक है, दोनों तरफ हमारा पिन हो सकता है, देखिए ना पिन है, ठीक, पिन मतलब कि घूम सकता है यहाँ से इधर से आगे पीछे, ये देखिए अगर यहाँ पे पिन है तो ये हमारा क्या होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड हमारा मूव कर सकता है, ठीक है। एक तरफ हमारा फिक्स है, दूसरी तरफ हमारा पिन है, और दोनों तरफ हमारा क्या है, एंड फिक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ सकते हैं, तो क्या है, दोनों तरफ यहाँ पे फिक्स है, ये हमारा फिक्स है, ये हमारा एक तरफ पिन है एक तरफ फिक्स है, यहाँ पे गलत बना था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों एक तरफ पिन है, दोनों तरफ हमारा क्या है, पिन है, ठीक है। पिन का थोड़ा सा अलग होता है ताकि हमारा ये टेम्परेचर का जो वेरी हो सके, ठीक है, जो इसका टेम्परेचर वेरिएशन होता है ना वो हमारा हो जाए, इसलिए यहाँ पे इसका लोड देने का थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को अलग मिल रहा है। अब बात होती है इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ वो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से बेंडिंग हो रहा है, यहाँ से बेंडिंग हो रहा है, इसके पहले हमारा क्या है, बेंडिंग यहाँ पे जीरो, यहाँ पे बेंडिंग जीरो, तो दो जीरो बेंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, दो जीरो बेंडिंग मोमेंट के बीच की दूरी जो होती है वो मुझे होती है इफेक्टिव लेंथ। तो देखिए इस केस में, चलिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइए ना हो तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये वाली चीज़ किस केस में इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, ताकि आप
यूलर्स फार्मूला वो आप देखना है। देखिए अगर दोनों इंड्स जो हैं वो अगर हिंज हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ जो एक्चुअल लेंथ है उसी के बराबर होगी। यदि हमारा एक इंड फिक्स है और दूसरा फ्री है तो जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा वो हमारा होगा एक्चुअल लेंथ का 2 गुना। ठीक, कैसा, एक्चुअल लेंथ का 2 गुना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हमारा फिक्स है, दूसरा हमारा फ्री है, तो जो हमारा इफेक्टिव लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ का 2 गुना है। ठीक है, अगर हमारा एक पिंड है, दोनों पिन है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमारे दोनों हिंज या पिन, ठीक है, हिंज या पिन, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, हिंज हो या पिन हो, तो हमारा एक्चुअल लेंथ हमारा क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ के बराबर होगा। दोनों फिक्स रहेंगे तो इफेक्टिव लेंथ जो है एक्चुअल लेंथ का आधा होगा। ठीक, इसी प्रकार से फार्मूले आपको चेंज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आपको इसे यही आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि आप ये आराम से निकाल पाए। ठीक, अगर एक इंड फिक्स है और दूसरा हिंज है तो ये हमारा होगा L/√2। ठीक है, L/√2। तो ये आप याद रखिए, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये वर्टिकल कॉलम्स हैं तो यहाँ पे आपको 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेंगे, क्या, I-एक्सिस और I-Y-Y। क्योंकि अब क्या कॉलम बेंड होने, बकल होने के कारण हम यहाँ निकाल रहे हैं, बकल में फेल हो सकता है, तो इसलिए जो हमारा दोनों में I-एक्सिस I-Y-Y में, ठीक है, यहाँ पे I है, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो कम होगा उसी को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो I की वैल्यू है यहाँ पे I की वैल्यू I मिनिमम रखा जाएगा। इसके आगे अभी इस पर न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे 1 या 2। अब आता हमारा सिलेंडरलेस रेशियो, ये भी आपसे पूछा गया है। हमने फार्मूला देख लिया क्या है, क्रिपलिंग लोड का PE = π²EI/LE²। तब I = हम क्या लिख सकते हैं, I = आपको पता होगा यहाँ पे AK²। ठीक है, अब ये क्या है, K हमारा है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, समझिएगा, ये क्या हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, π² × AK² तो अब हम इसको भी ऐसे ले सकते हैं ना, K² को नीचे ले लें तो π² × LE/K का स्क्वायर, मतलब कि नीचे आ जाएगा तो LE/K² होगा ना, तो LE/K मतलब कि L/K²। तो ये हम जो ये वाला रेशियो है ना, इसको हम बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो, इसको हम डिनोट करते हैं लेमडा से। तो लेमडा बराबर क्या हो गया हमारा, इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, लीस्ट रेडियस, सबसे जो लीस्ट रेडियस है, रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा क्या हो गया, ये इन दोनों का रेशियो हमारा होता है क्या, सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है, द सिलेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम, इक्विवेलेंट मतलब कि ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सेक्शन। ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये आपका 2 मार्क पूछा जा सकता है सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, बस उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कोई वैल्यू दे दे, उसकी बोले कि इसका सिलेंडरनेस रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे फार्मूला पूछे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो जो होगा वो साथ में होगा या इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाई लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, ये आपका हो गया हमारा सिलेंडरनेस रेशियो। ये आपको बस ज़्यादा है, आपको 2 मार्क में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा सिलेंडरनेस रेशियो का। आइए हम न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल कैसे हम इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, अब हम इस यूलर फार्मूला पे एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है देखिए लिखा हुआ है, एक कॉलम टिम्बर ऑफ सेक्शन, ठीक है, 15 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर इज 6 मीटर लॉन्ग एंड उसका कंडीशन दिया गया बोथ एंड्स हिंज, तो दोनों एंड्स हैं वो हिंज हैं। ठीक है, सॉरी जो दोनों बोथ्स हैं वो बीइंग फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स में अलग है और हिंज अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया दोनों जो एंड्स हैं वो फिक्स हैं। तो इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द टिम्बर इज 17.5 kN/m², डिटरमाइन क्रिपलिंग लोड सेफ लोड फॉर द कॉलम ए फैक्टर ऑफ 53। बिल्कुल सिंपल था, आपको बिल्कुल सिंपल मैं क्वेश्चन यहाँ पे समझा रहा था कि आपको फार्मूला समझ में आ जाए कैसे इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिएगा डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है ना 15 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, तो और यहाँ पे एक्चुअल लेंथ रखा है 6 मीटर। ठीक है, तो इसका जो mm में चेंज किया तो हो गया 6000 mm। और इसका भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इसको चेंज करें तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा 150 mm मल्टीप्लाई बाई 200 mm। ठीक है, यहाँ हम सारा चीज़ mm में लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यंग मॉडुलस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा दिया गया है 17.5 kN/mm²। क्रिपलिंग लोड निकालना है
क्रिपलिंग लोड के लिए हम क्या रखेंगे, सिंपल सा रखेंगे हम यूलर्स फार्मूला। ठीक है, तो पीई, यहाँ पे पीई हमारा बात करें, पी बात करें, हमारा जो फार्मूला वो क्या है यूलर्स का, पाई स्क्वायर ई आई अपान एल ई स्क्वायर। एल ई क्या है हमारा इफेक्टिव लेंथ है। तो यहाँ पे देख कंडीशन जो है दोनों क्या है फीड है, दोनों हमारा पिन हमारा दोनों पिन हमारे फिक्स थे। हमारा एल इफेक्टिव हमारा क्या होगा L/2। तुम्हारा जो लेंथ थी वो थी हमारी 6 मीटर थी, 600 mm थी। तो ये हमारा हो गया क्या 6000/2 हमारा हो गया 3000 mm। ठीक है, एल हमारा लिस्ट, चलिए अब हमारा क्या निकालना है, आई निकालना है। ठीक है, आई हम निकालते हैं क्या, लिस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंटम इनर्शिया क्या होती है। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया एल इन, ये हमारा मिल गया एल इन। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ हमारा निकल गया। अब हमको आई निकालना है, क्या आई में भी हमको निकालना है क्या आई मिनिमम। देखते हैं क्या होता है। अब मोमेंटम इनर्शिया इक्वल टू आप जानते हैं, अगर क्या है हमारा रेक्टेंगल है तो हमारा क्या होता है बी आई इक्वल टू क्या होता है बी डी क्यूब अपान 12। ठीक है, तो आई एक्सेस निकालते हैं। देखिए आई एक्सेस, तो इस डायरेक्शन में जो हमारा डायमेंशन है उसको मानेंगे बी। तो ये वाला डायमेंशन, इस डायरेक्शन का जो हमारे एक्सेस के पैरेलल हमारा डायमेंशन वो क्या है हमारा 15 है। तो हमारा ये बी हो गया। ठीक है, बी डी क्या है इसकी जो डेप्थ है। ठीक है, जो इसकी डेप्थ या फिर कहीं इसकी जो हाइट है, बी एच क्यूब कहीं आप पढ़ेंगे, कहीं बी डी क्यूब पढ़ेंगे। तो एच हमारा क्या है यहाँ पे इस एक्सिस के इसकी हाइट है। तो 20³ तो हमारा आया कितना, देखिएगा ये सेंटीमीटर में रख के निकाला गया है, इसको आप mm में रख के निकाल सकते हैं। तो हमारा 10,000 सेंटीमीटर की पावर 4, तो इसको हम लिखते हैं 10,000 10 की पावर 4 mm की पावर 4। तो क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम इनर्शिया का यूनिट होता है वो यूनिट पावर 4 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं आई एक्सेस निकाला। अब हम यहाँ पे इसको y के अलॉन्ग निकालते हैं कि हमारा मोमेंटम इनर्शिया क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो 20 × 15³/12, तो हमारे यहाँ 5625 सेंटीमीटर की पावर 4। तो इसको हम कह सकते हैं 5625 × 10⁴ की पावर mm, यहाँ पे mm में चेंज किया तो पावर 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे mm की पावर 4 हो गया। इस प्रकार से हमने क्या किया आई एक्सेस आई वाई निकाला। अब इसमें देखिए दोनों में काम, दोनों मिनिमम क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है 5000 है, हमारा क्या है 10,000 है। तो मतलब कि हमारा आई वाई क्या है मिनिमम है। तो हम इस फॉर्मूले के लिए हम कौन सा कंसीडर करेंगे, आई मिनिमम कंसीडर करेंगे, जो हमारा क्या है आई वाई वाई। तो हम इसकी वैल्यू रख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए चालू करते हैं, हमारे समय सब कुछ पता चल गया। देखिए पी पाई हमको पता है, ये हमारा क्या हो गया ई यंग मॉडल्स हमको दिया 17.5 kN/mm²। ठीक है, हमारा जो आई मिनिमम निकल गया, यहाँ पे ये आई मिनिमम निकल के आ गया, और जो हमारा इफेक्टिव लेंथ निकल गया तो 3000 mm आया था। इसको जब हमने सॉल्व किया तो जो हमारा क्रिपलिंग लोड निकल गया वो आया 1079.48 kN। ठीक है, ये आएगा हमारा क्रिपलिंग लोड। ठीक, अब हमको सेफ लोड निकालना। अगर इस पे जाएगा तो हमारा जो कॉलम है वो तो बकल मतलब वो फेल हो जाएगा ना, उसके पहले हम सेफ लोड निकाल लेते हैं। सेफ लोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं क्रिपलिंग लोड को। तो यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दिया गया है, एक क्वेश्चन में दिया था ये फैक्टर सेफ्टी 3 हो तो सेफ लोड निकालना। तो चलिए जो हमने क्रिपलिंग लोड निकाला उसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो ये हम बोल सकते हैं 359.8 या फिर बोल सकते हैं 360 kN हमारा जो आया वो हमारा सेफ लोड यहाँ पे निकल के आता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारे साथ जो रेक्टेंगुलर सेक्शन का। अब हम आइए देख लेते हैं, हम सर्कुलर सेक्शन का देख लेते हैं। और यहाँ पे देखा मैंने लिखा हूँ हालो, ठीक है एलॉयड। ठीक है, हालो सेक्शन हम देखते हैं वो कैसे निकलते हैं। तो हालो एलॉयड टू 4 मीटर लॉन्ग विथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ 40 mm एंड 25 mm। मतलब कि जो एक्सटर्नल डायमीटर है कैपिटल डी वो हमारा 40 डी हमारा क्या है 40 mm, और जिस इंटरनल डायमीटर है डी वो हमारा क्या है 25 mm। रिस्पेक्टिवली वाज फाउंड टू एक्सटेंड 4.8 mm अंडर टेंसाइल लोड। यहाँ पे लोड दिएगा 60 kN का टेंसाइल लोड। ये पता चला कि वो उसका जो लेंथ है, ठीक है, उसका जो है उसका वो 4.8 में बढ़ गया। ठीक है, एक्सटेंड हो गया। फाइंड द बकलिंग लोड फॉर द ट्यूब विथ बोथ एंड्स पिंड। अब यहाँ देखिए पिंड है, पिंड बोले या हिंज बोले तो वहाँ पे हमारा सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोनों एंड्स हमारे पिन है। ऑल्सो फाइंड द सेफ लोड ऑफ द ट्यूब टेकिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज अ 5। आइए देखते हैं इनको दिया क्या गया है। ठीक है, लेंथ हमारा 4 मीटर दिया गया। ठीक है, 4 मीटर हो गया। एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी 40 mm, इंटरनल डायमीटर हमारा क्या है 25 mm। और ये 4 mm के बाद जब हमने इस पर लोड रखा तो स्ट्रेन हो, मतलब देखिए पहले ये था ना
अब क्या हुआ, स्ट्रेन ये बढ़ा, तो ये जो बढ़ा ना, मतलब कि ये टोटल जो उसकी लेंथ बढ़ी वो एक्सटेंड कितनी हुई 4.8 mm, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन या फिर डेल्टा एल। ठीक, 4.8 mm हम इसको बोल सकते हैं, स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक, उसमें स्ट्रेन आ गया 4.8 mm का। टेंसाइल लोड कितना डाला गया था, 60 किलो न्यूटन का। जो हमारा अगर बात करें न्यूटन है तो वहाँ पर 60 पॉइंट इंटू 10⁻³ न्यूटन और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं, हमको पहले जो मटेरियल है, ठीक है, एलॉय है, इसका हमको क्या नहीं दिया गया है, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया गया है, तो मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमको निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखिए अब इस हॉलो ट्यूब का हमको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, एलॉय ट्यूब का जो स्ट्रेन है वो निकालेंगे, उससे अभी हम मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे। देखिए कैसे, अगर हम एरिया की बात करें, एरिया निकालें तो π/4 d² - d², तो क्योंकि हॉलो है ना, तो हमको जितना मटेरियल है ना उसी के क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है ना, तो ये जो फिल है ना हमको यही क्रॉस सेक्शन यही एरिया निकालना है। ठीक है, तो d² - d², तो यहाँ हमने निकाला 765.8 mm²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि एक सर्कुलर है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे हमको सेम चाहे आई एक्सेस निकालेंगे चाहे आई वाई निकालेंगे वो सेम मिलेगा। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे ट्यूब का तो आएगा π/64 d⁴ माइनस स्मॉल d⁴, क्योंकि ये हॉलो है। तो π/64 एक्सटर्नल हमारा mm में आया 40⁴ माइनस 25⁴, तो ये हमारा आया 106,500 mm²। ठीक है, अब देखिए कि अगर स्ट्रेन की बात करें, क्यों निकाल रहे हैं स्ट्रेन, क्योंकि हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो होगा हमारा लोड अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन, इसलिए हमने अभी एरिया निकाला और अब यहाँ पे हम स्ट्रेन निकाल रहे हैं। ठीक है, लोड तो हमारा आ रहा है किलो न्यूटन का, कितना आ रहा है, न्यूटन बात करें तो हमारा 60 × 10⁻³ लोड हो गया। एरिया की हमने बात किया वो हमने यहाँ निकाला 76.8। स्ट्रेन बात करता, तो स्ट्रेन क्या होगा हमारा, ठीक, डिफ्लेक्शन अपॉन एक्चुअल। ठीक है, पहले हमारा कितना डिफ्लेक्शन हुआ और उसका एक्चुअल लेंथ क्या थी, तो डिफ्लेक्शन हमारा है वो है 4.8 और जो हमारी एक्चुअल लेंथ थी वो 4 मीटर थी, इसको हमने एमएम में चेंज किया तो 4 × 10⁻³, ये निकल गया 0.0012। तो यहाँ पे देखिएगा सारी वैल्यू मैंने पुट किया तो हमारा यहाँ पे आया 655,290 न्यूटन पर mm²। साथ ही इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए कंसीडर किया था कि आपको ये भी निकालना आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा सकता है, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया था तो हमने उसको भी निकाला, न्यूटन पर mm² में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे, क्योंकि दोनों एंड क्या है, वो क्या है, पिन है, पिन है, तो जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होगा, मतलब कि 4 × 10⁻³ ही रहेगा। तो इसको हमने क्या रखा, बकलिंग लोड के जो हमारा यूलर्स का फार्मूला था उसमें रखा हमने π² EI अपॉन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। पाई हमने निकाला, यंग मॉडुलस वही हमने यहाँ पे निकाला 65290 न्यूटन पर mm²। हमने आई हमने निकाला था 106,500 और हमने जो इफेक्टिव लेंथ निकला उसको हमने वैल्यू पुटअप किया, उसको कैलकुलेशन में सॉल्व किया, आया 4290। तो हमारा आया गया 4.2 किलो न्यूटन हमारा आया, कौन सा, बकलिंग लोड आ गया, बकलिंग लोड या फिर क्रिपलिंग लोड। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग कॉलम में। अब हम यहाँ पे बात करें तो सेफ लोड अगर बात करें कितना आएगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमने डिवाइड कर दिया इस वाले लोड को, तो हमारा आया 4.29 / 5, तो हमारा 0.858 हमारे आ गया सेफ लोड। ठीक है, अगर हम इतना लोड अप्लाई करें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस मेंबर में। तो अभी हमने बात किया लॉन्ग कॉलम की, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट कॉलम। अब साथियों अभी तक हमने बात किया यूलर्स के फार्मूले की, अब हम बात करते हैं रैंकाइन फार्मूला। अब साथियों ये जो है ना इन्होंने दिया था हमारा शॉर्ट्स कॉलम के लिए, भी हमने आगे बताया था ना, जब रैंकाइन फार्मूला पढ़ेंगे तो हम शॉर्ट्स कॉलम की हम बात करेंगे। वो कब फेल होते हैं, उसके लोड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए इन्होंने रैंकाइन फार्मूला दिया। ये एक इंपीरिकल फार्मूला है, मतलब कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने फार्मूला दिया। उन्होंने क्या दिया, देखिएगा 1/P इक्वल टू, P हमारा क्या है यहाँ पे, रैंकाइन फार्मूला हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE। ठीक है, अब देखिए 1/PC, PC क्या हमारा क्रशिंग लोड है, इसको हम ले सकते हैं सिग्मा C × A। सिग्मा C क्या है, अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस है, और A हमारा है क्रॉस सेक्शन एरिया। आपको समझ में आ गया, यहाँ पे क्या आया, PC हमारा है क्रशिंग लोड, और ये जो इसको हम ले सकते हैं सिग्मा C × A, और जो सिग्मा C वो अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस है, और A हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। PE क्या है हमारा, यूलर्स लोड है, जो हमने अभी निकाला बकलिंग लोड।
तो पी हमारा बकलिंग लोड अभी हमने ऊपर निकाला सीखा। तो जो यूलर्स फार्मूला से जो लोड आता है ना उसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे पीई। तो पीई का फार्मूला हमको पता है क्या, पाई स्क्वायर ई ए अपॉन एल ई स्क्वायर इन विच एल ई इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ। आपको क्वेश्चन पता है, फार्मूला पता है। अब चलिए हम इसी को और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 1/p इक्वल टू 1/πpc प्लस 1/pe। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा हो सकता है ना, हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व किया, ऐड किया था पीई प्लस पीसी अपॉन पीसी इंटू पी। कैसे हमने किया पता है, अगर हम डिनोट करेंगे तो पीसी, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो पीसी होगा, पीई होगा, ठीक है। और इधर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीई हो जाएगा प्लस पीसी, सिंपल सा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा, अब फिर इसको हमने सॉल्व किया। अब हमने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को पीई से डिवाइड कर दिया। जब हमने पीई से डिवाइड किया तो देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा अब हम यहाँ पे क्या था, ये हमारा क्या आया P, देखिए 1/p, देखिए 1/p इक्वल टू आया था, ठीक है, 1/p इक्वल टू ये आया था, ठीक है। अब p इक्वल टू लिख सकते हैं ना, pc इंटू पीई ऐसे लिखते हैं अपॉन पीई प्लस पीसी, यह तो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1/p था ये, अब यहाँ पे हमने p कर दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों को। अब इसके बाद हमने पी से डिवाइड कर दिया, तो पी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पीई बाई पीई हुआ, ये हमारा 1 हो गया, पीसी बाई यहाँ पे पीई आ गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ लिखा पीसी अपॉन 1 प्लस पीसी अपॉन पीई। अब चलिए हम फॉर्मूला रख देते हैं, सभी की वैल्यू रख देते हैं। पीसी इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा सी इंटू ई, सिग्मा सी इंटू ए एरिया 1 प्लस, अब देखिएगा हमारा पीसी है तो सिग्मा सी इंटू ए रखा हमने। अब हमने क्या किया, बाई अपॉन पीई, तो अपॉन हमने क्या रखा, पी का हमारा क्या लिखा है पाई स्क्वायर ई इंटू आई होता है ना। तो आई को हमने क्या किया, आई को हमने रखा है ए के स्क्वायर, अभी हमने आपको रेडियस ऑफ वेरिएशन हमने पढ़ाया था, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो में हमने बता दिया। तो ए के स्क्वायर रखा, अपान क्या होता है एल इफेक्टिव लेंथ की स्क्वायर, तो हमने इसको ऊपर ले गया, तो सिग्मा सी ए एल ई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ई इंटू ए के स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1 प्लस सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई इंटू एल ई बाई के इंटू स्क्वायर। तो हमने इसको कुल मिलाकर हमें जानते हैं, इसको हमने क्या किया, क्योंकि हमारा क्या हो गया स्लेंडरनेस रेशियो, इसको हम अगर हम चाहें तो लैम्ब्डा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा। तो अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं रैंकाइन कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू एल ई बाई के का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए, पी, ये हमारा है रैंकाइन्स टोटल, रैंकाइन्स फॉर्मूला हमको ये मिला, ये यूज होगा हमारा शॉर्ट्स कॉलम के लिए, ठीक है। आपको समझ में आया, बिल्कुल कैसे आया क्वेश्चन वो समझ में आया। अब जो ए की वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू हमारा है ए सी सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई, ये क्या है रैंकाइन कांस्टेंट है, और ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, किस पे, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे चेंज करती है, और एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने अलग अलग मटेरियल की अलग अलग उन्होंने एक वैल्यू उन्होंने डिफाइन की है, ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है, इसके लिए परेशान मत रहिएगा। चलिए हम स्टेप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। देखिए ए हॉलो सिलिंड्रिकल कास्ट आयरन कॉलम इज 4 मीटर लॉन्ग विथ बोथ एंड्स फिक्स्ड, जो कॉलम है उसका दोनों एंड्स फिक्स्ड है और उसकी जो लेंथ है एल 4 मीटर है। डिटरमाइन द मिनिमम डायमीटर ऑफ द कॉलम इफ इट हैज कैरीड टू सेफ लोड 250 किलोन्यूटन विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5। देखिए यहाँ सेफ लोड दिया और यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, तो इसको हम जो हमारा मैक्सिमम लोड है वो निकाल सकते हैं जाएंगे, या फिर कहें जो हमारा बगलिंग लोड आएगा वो भी हम निकाल लेंगे, ठीक, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करके। टेक द इंटरनल डायमीटर एज ए 0.8 टाइम्स ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर डी, तो हमारा इंटरनल होगा 0.8 इंटू डी, ठीक है। टेक ये हमारा देखिए सिग्मा सी, मतलब कि हमारा जो क्रसिंग अल्टीमेट क्रसिंग स्ट्रेंथ है वो हमारा 550 न्यूटन पर मिली स्क्वायर, और जो रैंकाइन कांस्टेंट ए है वो हमारा है 1/1600 इन रैंकाइन फार्मूला, मतलब कि कांस्टेंट आयरन के लिए जो हमारा उन्होंने कांस्टेंट दिया है, ए की वैल्यू वो दिया है 1/1600, तो वहीं से उन्होंने दिया है। ये हमको पता चलेगा क्या क्या दिया है, लेंथ ऑफ कॉलम 4 मीटर दिया है, इंडिकेशन क्या दोनों फिक्स है, जब दोनों फिक्स है तो हमारा जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो एक्चुअल लेंथ का आधा होगा, तो 4000/2, तो हमारा 2000 mm। सेफ लोड हमारा दिया है 250 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 5, ठीक, ये सब यहाँ पे दे रखा है, अभी हमने पढ़ा। हम मानते हैं कि जो एक्सटर्नल डायमीटर वो हमने यहाँ पे डी माना, तो इंटरनल डायमीटर क्या हो जाएगा 0.8 डी। अब यहाँ पे बोला गया क्रसिंग स्ट्रेस दिया गया यहाँ पे 550, और वैल्यू ऑफ ए दिया गया रैंकाइन फार्मूला का यहाँ पे। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब ट्रिपलिंग लोड अपॉन सेफ लोड।
तो अब यहाँ पे हमने क्रिपलिंग लोड हमने निकाला, क्या हो जाएगा, क्रिपलिंग लोड इक्वल टू हो जाएगा 5 × 250। अभी हमने जैसे कर रहे थे, हमने क्या किया था, हमने जब पीसी निकाला था क्रिपलिंग लोड अपन क्या था, सॉरी जब हमको सेफ लोड निकालना था, सेफ लोड जब हमको निकालना था हमने क्या किया, क्रिपलिंग लोड अपन हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारा एन था उससे हम डिवाइड कर रहे थे। तो अगर हमको क्रिपलिंग लोड निकालना है तो अगर हमको पीसी निकालना है तो क्या करेंगे, सेफ लोड जो हमारा आ रहा है, सेफ लोड डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई है, तो वही हमने किया 5 × 250 हमारा आया 1250 किलो न्यूटन। तो इसको हमने क्या किया, न्यूटन हमने चेंज किया। ठीक है, हमको दो चीज़ लिखना है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में अगर लें, ठीक है, या फिर आप किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके पहले वाले में साथ ही मैंने यहाँ पे किलो न्यूटन में आपको सॉल्व कर दिया था, तभी कोई दिक्कत नहीं आई थी, आपने देखा होगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ कॉलम निकालते हैं। एरिया ऑफ कॉलम कैसे निकलेगा, देखिएगा, पाई, क्योंकि सर्कुलर है पाई और हॉलो है, तो π/4 एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर, तो हमने मान ही रखा है। यहाँ पे जो एरिया आ रहा है वो आया हमारा पाई 0.09 d²। इसको आप सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐसे निकाल लेते हैं, डी के टर्म में हम निकाल ले रहे हैं, चलिए वही निकाल लेते हैं। I = π/64 d⁴ इंटू माइनस 0.8 d⁴, क्योंकि कैपिटल का सॉरी इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर का 0.8 टाइम्स है। इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है, d⁴ हमने सॉल्व कर ही लेंगे, आपको कल से। तो ये हमारा कितना आया, देखिएगा 0.009225 इंटू पाई d⁴। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिएगा, देखिए यहाँ पे हमको k नहीं पता, क्या k। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या बताया है, ये हमारा क्या आया, रैंकाइन फॉर्मूला क्या, L/K है। अब हमको यहाँ पे k भी निकालना पड़ेगा, तो हमको पता होना चाहिए I = क्या होता है, a/k²। तो यहाँ से हमको रेडियस ऑफ ग्रेजुएशन का निकालना, तो √I/a। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए वैल्यू रखते हैं। I की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था 0.009225 d⁴ हमने रखा। एरिया वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था, इसके ऊपर यहाँ पे ये हमने निकाला था, हमने यहाँ पे वो वैल्यू रखी। तो जो अब इसको हमने कैलकुलेट किया, हम उसको हमने रूट लिया, तो हमारा आया जो के निकल गया, रेडियस ऑफ वेरिएशन वो निकल गया 0.32d। ये अब साथियों आपको निकालना ही पड़ेगा, ये एग्जाम में नहीं होगा। तो अब निकालने का तरीका देख लीजिए, के को हम कैसे निकाल लेंगे, I/a से। अब थोड़ा सा बात करते हैं। अब हम क्या रखेंगे, अपना जो रैंकाइन का फार्मूला है वो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, देखिएगा, σc × a/1 + a हमारा रैंकाइन का कांस्टेंट है, LA/K²। सभी को वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। पी की वैल्यू हमको दिया है क्या, जो हमने निकाला था क्रिपलिंग लोड, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाला था, वो हमने रखा न्यूटन में। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ दिया रखा था 550। एरिया हमने निकाला था पाई × 0.9 d², वन, और ए की वैल्यू हमको दे रखा था मटेरियल के हिसाब से। और हमने यहाँ पे LE/K, LE हमारे इफेक्टिव लेंथ हमारा 2000 mm है, और के हमने यहाँ निकाला 0.32d। इस सभी को हमको सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करने से हमारा क्वेश्चन आएगा, आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा राइट डाउन करते हैं। देखिए ये हमारा है, इस वाले टर्म को हम क्या किए, इस साइड लेके आए हैं, तो यहाँ पे डिवाइड में हो गया, d² यहाँ पे बचा 1 प्लस, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आया कितना, देखिएगा ये स्क्वायर है, तो टोटल आपको कैल्शियम सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आया 24414/d²। इसको और फर्दर सॉल्व किए। ठीक है, तो ये वाला टर्म जो हमारा आया 8038 इंटू d²। अच्छा, इसको हमने ऊपर ले गया d², और यहाँ पे इसको लिया था d² 224। इसको हमने एक इक्वेशन बना लिया। देखिए पूरे को हम क्या करेंगे, साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जाएगा 8038 d² इंटू ये मल्टीप्लाई, और यहाँ पे d⁴। इसको हम कुछ और इस प्रकार से ले सकते हैं, कैसे, d⁴ माइनस, आप देखिएगा हम क्वाड्रेटिक इसको इक्वेशन बना लिया। ठीक है, इसको आप आराम से लिख लीजिएगा, आप कल से ले जाना, कल से लाऊंगा, इसको आप डालिएगा नहीं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद क्या करेंगे, तो इसको आप d² का टर्म लिख लीजिए, किसे, d² का स्क्वायर हो गया माइनस 8038 d का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये हमारा जो आया था यहाँ पे देखिए 196239700 ठीक। अब हमारा जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, एक एक्स, मतलब अगर हमको एक्स निकालना है तो हम क्या रखते हैं, प्लस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट में होता है साथियों अपान 2 के। ठीक है, वही हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिएगा अब यहाँ पे, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारा क्या है 1 है। अब एक यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे,
डी, यहाँ पे हमारा डी स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है। सारी वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 8038 प्लस माइनस 8038 बी स्क्वायर माइनस 4ac 4, यहाँ पे साथियों प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस 4ac, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, बट यहाँ पे देखिएगा ये दोनों ये क्या हमारा माइनस है, इसलिए यहाँ पे हमारा प्लस होगा, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू पुटअप की इस इक्वेशन में, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हुए चलेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने प्लस रख के रखा, माइनस करके रखा, ठीक है। एक में रूट, देखिए द अदर रूट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे क्यों लिखा गया ये समझिएगा। देखिए माइनस में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये वैल्यू ग्रेटर है इससे, तो अगर हम माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, उसका हम रूट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे प्लस करके इसका रूट निकालेंगे। आपके पास कैलसी रहेगी तो डी इक्वल टू आप यहाँ पे निकाल पाएंगे, आएगा 136.3 mm। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप देखिए कैसे मैंने सॉल्व किया, 136.3 mm। ये हमारा आ गया एक्सटर्नल डायमीटर, क्योंकि कैपिटल डी निकला। इंटरनल डायमीटर 0.8 डी था ना, स्मॉल डी इक्वल टू कितना था 0.8 डी, तो डी की वैल्यू हमने रखा, तो जो इंटरनल डायमीटर है वो आया हमारा 109 mm। इस प्रकार से आप ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको फंसाने के लिए, ठीक है। हमने इसमें कई सारी चीज़ समझ लिया, आपको ट्रिक देखना है, चीज़ें समझनी है कैसे आपको निकालना, और ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना बाय प्रैक्टिस ही आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। ये हमने बता दिया आपको यूलर्स फार्मूला, और आपको मैंने बता दिया क्या रैंकाइन्स फार्मूला। तो साथियों अभी मैंने बात किया कि हमारा जो कॉलम क्या होता है, स्टड क्या होता है, उस पर लोडिंग कैसे होती है, और उसको निकालने के लिए हमने जो यूलर्स फार्मूला है, जो हमारा रैंकाइन फार्मूला है, उसके हमने स्टडी किया। तो मैंने बात की जो डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है, और जो हमारा मतलब कि ये तो डायरेक्ट स्ट्रेस की बात किया, और हमने बकलिंग स्ट्रेस की बात किया, ठीक है, बकलिंग लोड की बात किया। तो हमारे थे अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कंबाइंड स्ट्रेस की। तो साथियों अभी एक वीडियो में और बनाऊंगा ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें हैं और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करिए, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको सारी वीडियोज वहाँ पे मिल पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।